नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो हमारा गीजर होता है उस गीजर का वायरिंग और रिपेयरिंग आखिर किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा गीजर होता है उस गीजर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उसका हीटिंग एलिमेंट। मतलब कि गीजर के अंदर जो पानी होता है उसको गर्म करने के लिए इस प्रकार का एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जिसको हम हीटर भी बोल सकते हैं। अब हीटर के बाद में आप यदि देखोगे तो वहां पे आपको इस प्रकार का एक प्लग टॉप इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर प्लग टॉप लगा होता है, जिसके जरिए हम इस वाले हीटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में आपको यहां पे प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार का एक थर्मोस्टेट देखने को मिल जाएगा। थर्मोस्टेट का काम होता है कि जो पानी गर्म होती है, पानी के गर्म होने के बाद पावर सप्लाई को बंद करना। जैसे कि आपको मालूम है, यदि हम इस हीटर को पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली देंगे तो हीटर हमारा पानी को गर्म करते रहेगा। और पानी को जितना गर्म करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको गर्म करना है 60 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 70 डिग्री सेल्सियस तक आपको पानी को गर्म करना है। लेकिन यदि आपने यहां पे किसी प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर पावर सप्लाई को कट करने के लिए डिवाइस को नहीं लगाए हो, तो इस कंडीशन में ये हीटर हमेशा गर्म करते रहेगा जब तक कि आप सॉकेट के जरिए पावर सप्लाई को बंद नहीं करोगे। मतलब कि पानी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, और पानी का टेम्परेचर यदि ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके अंदर गैसेस बनने लगेंगे, और गैस बनने की वजह से आपका जो गीजर है वो गीजर ब्लास्ट हो सकता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए और पावर सप्लाई को कट करने के लिए इस प्रकार का थर्मोस्टेट लगा होता है। अब दोस्तों, आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है कभी कभी फेल भी हो जाता है। मान लीजिए कि ये जो मैंने थर्मोस्टेट लगाया गीजर के अंदर में वो काम नहीं किया, तो इस कंडीशन में तो ये हीटर गर्म करते रहेगा, फिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे एक और डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटो कट ऑफ स्विच। ये भी हमारा थर्मोस्टेट के जैसे ही होता है, केवल यहाँ पे नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है इसका सेटिंग हम करते हैं, नीचे में एक नॉब लगा होता है उसके जरिए। मतलब कि पानी को कितना गर्म करना है उसका सेटिंग आप इस वाले थर्मोस्टेट के जरिए करते हैं। यहां पे आप देखोगे एक नॉब भी लगा हुआ है, इस नॉब के जरिए हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर पे हमें इस वाले थर्मोस्टेट को ऑपरेट करवाना है। थर्मोस्टेट जब ऑपरेट होगा ना, तो इसका जो कॉन्टेक्ट होता है, जैसे कि आप देखोगे एक पॉइंट यहां पर है, एक दूसरा पॉइंट यहां पर है। तो मान लीजिए कि यदि मैंने यहां पे पावर सप्लाई कनेक्ट किया तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमेशा यहां से मिलेगा जब तक टेम्परेचर कम है। लेकिन जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई आता है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से इसके आगे पावर सप्लाई नहीं फ्लो होगा, जिसकी वजह से हीटर हमारा बंद हो जाएगा। अब यहां पे जो थर्मोस्टेट है ना, इसका जो सेटिंग करते हैं वो सेटिंग हम इससे ज्यादा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पे हमने 70 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिए, तो इससे ज्यादा यहां पे हम सेट करेंगे 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस पे सेट करते हैं। और यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि जो हमारा ये वाला जो ऑटो कट ऑफ स्विच है ना, ये यदि ऑपरेट होता है तो इस कंडीशन में आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा मैन्युअली। ये जो थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट एक बार ऑपरेट होने के बाद जैसे टेम्परेचर कम होता है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि ये वाला जो हमारा ऑटो स्विच है ये ऑपरेट हो जाता है तो इस कंडीशन में ऑटो कट ऑफ स्विच के पास में यहां पे एक रेड कलर का बटन लगा होता है, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद ही वो यहां पे रीसेट होगा। मतलब कि ये ऑपरेट हो गया तो गीजर को ओपन करके इस वाले बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके रीसेट होता है। अब इन सभी के अलावा गीजर में यदि आप देखोगे तो वहां पे इंडिकेटर लगा होता है। एक इंडिकेटर तो ये होता है कि जो हमारा गीजर है वो चालू है, मतलब कि ऑन इंडिकेशन लैंप बताता है। इसके अलावा एक लगा होता है पावर वाली, जो हमें यह बताता है कि गीजर को पावर सप्लाई मिल रहा है। पावर सप्लाई मिल रहा है केवल वो बताएगा ये वाला इंडिकेटर, और जब गीजर पूरा पानी को गर्म करेगा उस समय ये वाला जो लाइट है वो लाइट ग्लो होगा। अब ये जो सभी डिवाइस है ना, इन सभी डिवाइस को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, मतलब कि गीजर के अंदर किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, वायरिंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा प्लग टॉप है, प्लग टॉप का जो राइट हैंड साइड वाली पिन है, जैसे कि राइट हैंड साइड वाली पिन ये वाला है, तो इससे एक वायर को कनेक्ट किया जाएगा और उस वायर को लेके आके सीधा ही जो हमारा ऑटो कट ऑफ स्विच है उसका जो पहला पॉइंट होगा उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि ऑटो कट ऑफ स्विच को हमने इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब इस ऑटो कट ऑफ स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है यहां पे, इससे पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा यहां पे थर्मोस्टेट है उस थर्मोस्टेट को पावर सप्लाई दे देंगे। फिर थर्मोस्टेट से पावर सप्लाई डायरेक्टली हमारा जो गीजर है उस गीजर का जो हीटर है उस हीटर को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। आप यहां पे देखोगे ये जो यहां पे दोनों थर्मोस्टेट है, मतलब कि प्रोटेक्शन डिवाइस है, इन दोनों डिवाइस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। सीरीज में क्यों कनेक्ट किए, क्योंकि यहां पे हमें इन दोनों स्विच के जरिए पावर सप्लाई को कट करना है। कब कट करना है, जब हमारा पानी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। हीटर जो होता है ना, ये हीटर क्या होता है, पानी के अंदर रहता है, पानी को गर्म करता है। पानी यदि गर्म होता है तो गर्म होते होते क्या करेगा, इस वाले थर्मोस्टेट का जो एक रोड होता है
मैं यहाँ पे थर्मोस्टेट का अलग पिक्चर लगा दूंगा, देख लीजिएगा। तो थर्मोस्टेट का जो रोड होता है वो गर्म होता है और उसके जरिए टेम्परेचर को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो थर्मोस्टेट है ये ओपन हो जाएगा, मतलब कि इस पॉइंट पे जो हमने पावर सप्लाई कनेक्ट किया है वो पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से हीटर हमारा बंद हो जाएगी। फिर जब पानी का टेम्परेचर कम होगा तो ये थर्मोस्टेट हमारा क्या करेगा, पावर सप्लाई को यहाँ से यहाँ पे पहुंचाने लगेगा। फिर यहाँ से हमारा जो हीटर है वो हीटर दोबारा चालू हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फेज सप्लाई वाली वायर। अब यहाँ पे जो हीटर है इस हीटर को हमें न्यूट्रल सप्लाई भी देना पड़ेगा। न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, प्लग टॉप से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसको ले जाके डायरेक्टली जो हमारा यहाँ पे हीटर है उस हीटर को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दिया, तो हीटर का तो कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें करना है इंडिकेशन लाइट का कनेक्शन। ये जो पावर ऑन वाली इंडिकेशन है, यहाँ पे हीटर ऑफ लिखा हुआ है लेकिन ऑफ इंडिकेटर नहीं है, ये पावर इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, पावर ऑन इंडिकेटर है। तो पावर ऑन इंडिकेटर जो लगा हुआ है ना, इसको पावर सप्लाई यहां से जाएगा, इस पॉइंट से हम डायरेक्टली फेज सप्लाई इसको प्रोवाइड कर देंगे और इसको न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली इसके ऊपर से यहां पे कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि न्यूट्रल सप्लाई को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहां पे जो हमारा हीटर ऑन इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में पावर सप्लाई तब जाना चाहिए जब इस थर्मोस्टेट के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई जाता है। मतलब कि हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर को लूप करके इस वाले इंडिकेटर को फेज सप्लाई दे देंगे। इसके बाद इसको न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली ऊपर से कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब यहां पे समझिए कि इस वाले इंडिकेटर को पावर सप्लाई आखिर यहां से क्यों दिया। देखिए, जब मेरा ये थर्मोस्टेट पावर सप्लाई आउटपुट में देगा तब जाके ये हीटर चालू होगा और हीटर को जो पावर सप्लाई जा रहा है उसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हीटर जब चालू होगा तभी ये लाइट ग्लो होगा, हीटर जब बंद होगा तो ये लाइट हमारा बंद रहेगा। और ये जो लाइट है ये लाइट हमारा हमेशा ग्लो होगा। पावर ऑन वाली जो इंडिकेटर है वो हमेशा ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि यहां पे जो हमारा प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप से फेज सप्लाई डायरेक्टली इस पॉइंट पे आएगा। पावर सप्लाई चालू बंद तो ये करता है ना थर्मोस्टेट, तो ये लाइट हमारा हमेशा ग्लो होगा। लेकिन ऐसा एक कंडीशन आ सकता है कि जो हमारा प्लग टॉप है इसके जरिए हम पावर सप्लाई तो प्रोवाइड करें, लेकिन ना तो ये इंडिकेटर ग्लो हो रहा है ना ही ये इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। ऐसा यदि होता है ना तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपका गीजर है उस गीजर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से ये जो कट ऑफ स्विच है ये ऑपरेट हो गया है। ये यदि ऑपरेट होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया वो इस पॉइंट पे नहीं आएगा, जिसके वजह से इस इंडिकेटर को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, जिसके वजह से ये वाला इंडिकेटर ग्लो नहीं होगा। तो यदि आपका जो गीजर है उस गीजर से ये वाला इंडिकेटर ग्लो नहीं हो रहा है तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि ये जो ऑटो कट ऑफ स्विच है ये ऑपरेट हो गया है। इसके ऑपरेट होने से क्या होगा, आपका जो गीजर का ऊपर वाला कवर है उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद इस वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करोगे तो दोबारा रीसेट हो जाएगी, ये वाला इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा और जो आपका हीटर है वो हीटर गीजर के अंदर पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों इसके बाद में आपको अर्थिंग भी कनेक्ट करना होता है। जैसे कि आपको मालूम है गीजर जो होता है उस गीजर को हम डायरेक्ट पावर सप्लाई दे रहे हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक करंट को हम पानी के अंदर फ्लो करवा रहे हैं। वैसे पानी के अंदर करंट नहीं आती है, लेकिन बाई चांस हमारा हीटर फेल हो जाए तो इस कंडीशन में पानी के अंदर करंट आ सकती है। इसके अलावा जो गीजर का बॉडी होता है उस बॉडी में भी करंट आने का चांसेस रहता है, तो उसको हमें अर्थ के साथ कनेक्ट करना होता है। अर्थ के साथ कनेक्ट करने के लिए जो हमारा प्लग टॉप है उसका जो ये मोटा वाला पिन है या फिर जो सेंटर वाली पिन है उस पिन के साथ में एक वायर को कनेक्ट करना है और उसको ले जाके आपके घर का जो अर्थिंग है उस अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना होता है। यदि आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग बना लीजिए। अर्थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं उन सभी को आपको अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट गीजर का वायरिंग। अब दोस्तों यहां पे आपको यह समझना है कि ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये यदि खराब हो जाता है या फिर थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो इसको किस प्रकार से चेक करोगे। देखिए दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इलेक्ट्रिकल वीडियो देख के इलेक्ट्रिकल वर्क सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरे पास में आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा कोर्सेस है। हमारे सभी कोर्सेज का पिक्चर आप यहां पर देख सकते हो। हमारे पास में ड्यूअल स्टार्ट का कोर्स है, वायरिंग का कोर्स है, ड्राइंग पढ़ना यदि आप सीखना चाहते हो उसका कोर्स है, यदि आप स्काडा प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो उसका कोर्स अवेलेबल है, पीएलसी के बारे में यदि आप सीखना चाहते हो तो पीएलसी का कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है, बीएफडी का प्रोग्रामिंग ट्रबल शूटिंग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में सीखना चाहते हो तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। पीडीएफ यदि आपको चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए एक बुक बनाया हूं, उस बुक का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करता हूं वायरिंग करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर किस प्रकार से इस्तेमाल करना, कैसे डाउनलोड करना है उसका पूरा एक कोर्स अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन करके सीख सकते हो। अब ये जो सभी कोर्सेस है ना, यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, यदि आप इलेक्ट्रिकल नॉलेज प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो इसके लिए कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोर्स जो है ना, ये कोर्स हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ना, यदि आपको कोई समस्या आती है तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप सिंपली कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जो भी आपका क्वेरी होगा उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप किसी कंपनी में रह के काम को सीखना चाहोगे तो आपको 2-3 साल तक काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाओगे। और वो भी गारंटी नहीं कि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज उतना समय में मिल जाए। लेकिन यदि आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हो, कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको मामूली फीस पे करना पड़ता है। मामूली फीस पे करके आप आसानी से जो 2 साल में काम सीखने वाले थे उस काम को आप आसानी से 1 महीने में, 2 महीने में सीख जाओगे। तो यदि आप सच में काम को सीखना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल वर्क को सीखना चाहते हो, अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हो, तो हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसमें लॉगिन करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वारीज हो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं कि जो कोर्सेज है उस कोर्सेज को ज्वाइन करने पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कोर्सेज को यदि आप ज्वाइन करोगे तो आपको हम एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा आईएसओ प्रमाणित सर्टिफिकेट होता है। हमने आईएसओ का सर्टिफिकेशन ले चुके हैं और उसी सर्टिफिकेट को आपको प्रोवाइड करते हैं यदि आप किसी भी प्रकार का कोर्स को ज्वाइन करते हो। जैसे कि अजीत जी ने हमारे बीएफडी के कोर्स को ज्वाइन किए थे, उसको कोर्स को ज्वाइन करके कंप्लीट कर दिए, तो उसके बाद हमने उनको ये वाला सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए थे। ये सर्टिफिकेट आपको भी मिल जाएगा यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करके कंप्लीट करते हो क्लासेस को। तो अब दोस्तों यहां पे ना हमारे पास में एक हीटर है। इस हीटर को हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? देखिए, हीटर को यदि आपको चेक करना हो तो सिंपली क्या करोगे, मल्टीमीटर जो होता है ना, उस मल्टीमीटर को आपको रेजिस्टेंस पोजीशन पे लगाना होगा। मल्टीमीटर को आप रेजिस्टेंस पे लगा दीजिए। लगाने के बाद में मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब होता है उस प्रोब को लेकर आइए और हीटर का जो 2 टर्मिनल है उन 2 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। हीटर के 2 टर्मिनल के साथ यदि आप कनेक्ट करोगे तो आपको यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। जैसे कि यहां पे कितना दिखा रहा है, 1000 ओम दिखा रहा है। आपको भी यहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू शो करेगा। यदि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू शो करे इसका मतलब यह है कि आपका हीटर सही है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो यहां पे ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर में यहां पे OL शो कर रहा है। यदि आपके मल्टीमीटर में OL शो कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हीटर जो है ना, ये हीटिंग एलिमेंट जो है, इसके अंदर जो कॉइल होता है वो ओपन हो गया, ब्रेक हो गया, यानी कि खराब हो चुका है, जिसके वजह से यहां पे OL शो कर रहा है। OL शो करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि हीटर आपका ये जो है वो खराब हो चुका है। इसके अलावा आपको यहां पे एक और चीज चेक करना होता है। एक वायर को आपको यहां पे कनेक्ट करना होगा, दूसरे को इसके बॉडी के साथ कनेक्ट करना होगा यहां पे। और इस कंडीशन में यदि आपको किसी प्रकार का रेजिस्टेंस वैल्यू मिल जाता है या फिर आपको कंटिन्यूटी मिल जाता है, मान लीजिए कि आपने यहां से यहां पे कनेक्ट किए और आपको यहां पे 5 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इस कंडीशन में समझ लीजिएगा कि आपका जो हीटर है ना, वो हीटर बॉडी के साथ शॉर्ट हो चुका है। इस कंडीशन में आपको इस हीटर को इस्तेमाल नहीं करना है, गीजर को इस्तेमाल नहीं करना है। इस वाले हीटिंग एलिमेंट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बॉडी के साथ में कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। बॉडी के साथ में आपको OL मिलना चाहिए। और जब आप यहां पे 2 टर्मिनल पे कनेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे हमारे पास में आ गया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को भी चेक करने का सेम तरीका होता है। आप क्या करोगे, जो आपका यहां पे प्लग टॉप होता है, इस प्लग टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप मल्टीमीटर के जरिए चेक करना चाहते हो तो सेम तरीके से आप कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो। यदि आप पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो आपका यहां पे पावर सॉकेट है, मतलब कि फेस न्यूट्रल सप्लाई जो होगा, उसके साथ में एक वायर को कनेक्ट करके लाइए और थर्मोस्टेट को आप इनकमिंग पावर सप्लाई दे दीजिएगा। इसको पावर सप्लाई देने के बाद आउटपुट पे आपको यहां पे एक टेस्टर लगाना है और टेस्टर में देखना है कि आपका टेस्टर यहां पे ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि यहां पे टेस्टर ग्लो होता है तो समझ लीजिए थर्मोस्टेट ओके है। सॉरी, ये थर्मोस्टेट नहीं, ये है हमारा ऑटो कट ऑफ स्विच। ऑटो कट ऑफ स्विच और जो थर्मोस्टेट है वो दोनों सेम तरीके से चेक हो जाते हैं। इसमें केवल यहां पे आउटपुट में चेक करना है पावर सप्लाई कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यदि आप यहां पे थर्मोस्टेट इस्तेमाल करें तो इस कंडीशन में इसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर दीजिएगा। थर्मोस्टेट पे जो सेटिंग करते हैं, सेटिंग को आप कम कर दीजिएगा। कम करने के बाद में थर्मोस्टेट को आपको गर्म पानी में डालना होता है, फिर चेक करना होता है कि आउटपुट यहां पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठंडा पानी में रखोगे तो आपका वहां पे आउटपुट में वोल्टेज मिलना चाहिए, मतलब कि पावर सप्लाई मिलना चाहिए। जैसे ही गर्म पानी में आप डालोगे तो उस कंडीशन में ये जो यहां पे पावर सप्लाई आउटपुट में मिलेगा वो कट जाना चाहिए। यदि पावर सप्लाई कट गया तो सब कुछ सही है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहे तो यहां पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके जो उसका नॉब है उस नॉब को चेंज करोगे तो वहां पे कंटिन्यूटी आएगा नहीं आएगा वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीखे कि आखिर हम किस प्रकार से गीजर का वायरिंग करेंगे और किस प्रकार से गीजर का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जैसे कि ऑटो कट ऑफ स्विच, थर्मोस्टेट या फिर जो हमारा यहां पे हीटिंग एलिमेंट है उसको कैसे चेक करेंगे, वो सब चीजें आपने इस वीडियो के माध्यम से सीख लिए। वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग का नॉलेज रखना चाहते हो तो इसके लिए हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे लॉगिन करके जो हमारा कोर्सेस हैं, जैसे कि आप देखोगे यहां पे इतना सारा कोर्सेस है, जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।